हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। उत्तराखंड कोर्स आपको यहाँ पे उत्तराखंड सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी करा रहा है, जिसमें हमारा अभी तक जो कवर हो गया था वो था उत्तराखंड का बेसिक परिचय और उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। अब हम चल रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास के क्रम में आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें हमारा आद्य ऐतिहासिक काल था दो टाइप से डिवाइड था, जिसमें आपका फर्स्ट जो था प्रातात्विक स्रोत थे और दूसरा हमारा लिखित या साहित्यिक स्रोत के रूप में यहाँ पे पता चला है, यानी कि यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। क्योंकि हमें क्या है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या थे, लिखित यानी कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित जो लिखन की प्रक्रिया थी वो शुरू कर दी गई थी। तो लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त हुए हैं? आद्य ऐतिहासिक काल से। शुरुआत की जो आद्य ऐतिहासिक काल है यहाँ से लिखित स्रोत प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें उत्तराखंड की जानकारी दो रूप में प्राप्त होगी यहाँ पर। एक हमारी पुरातात्विक स्रोत जो मैंने आपको पिछली क्लास में कवर करा दिया है, जिसमें आपका कपमार्क्स आ गए थे, महापाषाणकालीन उपकरण आ गए थे और समाधान आ गए थे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर कराई गई है पिछली क्लास में। बीच में कुछ एक दो दिन का गैप रहा है, वो कुछ कंडीशन की वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ी क्लास को बीच में गैप दे दिया था। ऑलमोस्ट इस मंथ हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो इसमें थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट मंथ से हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। इस मंथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो हमारी क्लासेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो फर्स्ट हमारा जो था प्रागैतिहासिक काल हमने कवर कर लिया था। आज हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। तो इसमें आज जो है तो जितना कवर होता है उतना कवर करा दिया जाएगा, और नेक्स्ट जो होगा इसमें आधा हम आज कवर कराएंगे। क्योंकि क्या है कि अगर हम बहुत सारा एक ही क्लास में लेके चलेंगे तो यहाँ पे जो हमारी लर्निंग की जो वीडियोस भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं और वहाँ से याद करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं लिखित साहित्यिक स्रोत। तो ये वाला हमने कवर करा दिया, जिसमें हमारे कपमार्क्स, सावधान और इसमें हैंडवुड भी आए थे। और इसमें महापाषाणकालीन जो हमारे वहाँ से मलारी गांव से मिले हैं समाधान, या फिर हमारे नोला गांव से मिले हैं, वो सारी हमने इसमें कवर करा दी गई है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट आगे की ओर। यहाँ पे हमारे जो आद्य ऐतिहासिक काल में थे वो थे आद्य लिखित या साहित्यिक स्रोत। तो ये मैंने अभी इसलिए रखा, ये आप भूले ना कि उत्तराखंड में इतिहास की जो खोज की थी वो किसने की थी? हैंडवुड ने की थी 1856 में। 1856 में सबसे पहले इन्होंने क्या पाया था? इन्होंने कपमार्क्स पाए थे कि जो हमारे चंपावत वाले क्षेत्र में देवीधुरा में क्या है वो ओखली प्रकार के गड्ढे थे, तो उन्हें कपमार्क्स कहा गया है। तो सबसे पहले 1856 में हैंडवुड को मिले थे ये। तो यहाँ पे लिखित स्रोत हमने साहित्य पुरातात्विक जो स्रोत थे उनको हमने कवर कर दिया था। अब हमारे हैं लिखित स्रोत। लिखित स्रोत, लिखित स्रोत किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो हमें क्लियर होना चाहिए, कि हमें उसमें याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से हम इसे याद कर सके। तो हम क्या चलेंगे, एक अल्टरनेट पैटर्न की तरफ से चलेंगे इसको। लिखित स्रोत जो है मोस्टली जो है यहाँ पर हमारे बहुत तरह से प्राप्त हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले जो उत्तराखंड की बेसिक क्लास ली थी वहाँ पे उत्तराखंड के नाम का वर्णन करा था। तो नाम का वर्णन जो किया था वो आ जाता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में ही। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, यहाँ पे लिखने की विधि शुरू हो गई थी। तो लिखने की विधि शुरू हो गई थी तो यहाँ पे जो नामों का वर्णन था वो इसी के अंदर ही आता है। तो लिखित स्रोत जो है वो उसमें क्या है, हमारा सबसे पहले जो लिखने वाले यानी कि यहाँ पे उत्तराखंड के नाम का वर्णन था वो किसमें था? वेद में था। तो सबसे पहले हमारा जो वेद यानी कि ऋग्वेद था, तो ऋग्वेद में हमारा सबसे पहले उत्तराखंड का वर्णन किया गया है। उत्तराखंड को ऋग्वेद में मनुष्य की भूमि, पूर्ण भूमि कहा गया है। ये मैं पहले ही पिछली क्लासेस में जो मेरी फर्स्ट क्लास थी वहाँ पे मैं समझा चुकी हूँ। बट वो जो मैंने आपको समझाया था वो सारा ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा लेकर यानी कि बेसिक से समझाया था, कि आप इसे बेसिक रूप से याद रख सकें। अब जो हम पढ़ेंगे वो डीपली यानी कि इसको कहते हैं पूरा जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है उसको पढ़ेंगे। तो हमारे जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें 10 तरह के लिखित स्रोत प्राप्त हुए थे। ऑलमोस्ट नौ तरह के हैं, अन्य जो हैं उनको हमने 10वें पार्ट में डाल दिया है। तो हमारे जो लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं वो कुछ पुराणों के रूप में प्राप्त हुए हैं, कुछ हमारे वेदों के रूप में प्राप्त हुए हैं, कुछ हमारे ग्रंथों के रूप में प्राप्त हुए हैं, कुछ हमारे जो पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें प्राप्त हुए हैं, कुछ विदेशी साहित्यों के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हमारे लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं। तो हमारा जो आज स्टार्ट करते हैं, पहले मैं इनको लाइन बाई
आधे मैं आज कराऊंगी लिखित स्रोत के बारे में, आधे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक साथ अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे जो इसमें जो हो जाएगा मिक्स हो जाएगा। इससे अच्छा हम एक साथ थोड़ा थोड़ा लेकर याद करते हुए चले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिखित स्रोत। तो हम मैंने कहा था यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे लिखित स्रोत के रूप में वेद, क्योंकि वेदों की बात तो पहले ही हो चुकी है कि ऋग्वेद में सबसे पहले उत्तराखंड का वर्णन है। तो उत्तराखंड का वर्णन सबसे पहले वेद में है, तो पहले कौन आएगा? वेद आएगा। तो सबसे पहले ऋग्वेद, यहाँ पे वेद आते हैं। तो वेद क्या होते हैं? वेद, वेदों में क्या होता है? उत्तराखंड के कर्मकांडों के रूप में है, यानी कि इसमें बहुत सारे वेद हैं। जैसे हमारे जो वेद हैं 4 मुख्य प्रकार के, वो जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। मतलब मोस्टली जो है 4 वेद हैं। वेद के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो हमारा सबसे पुराना वेद है उसे कहते हैं ऋग्वेद, और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऋग्वेद में 4 वेद होते हैं, जिसमें वेदों में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद से आप याद कर सकते हैं जिसमें सरगम, हमारे सरगम जो संगीत आता है वो सामवेद में आता है। यजुर्वेद में धर्म कांड आते हैं, पद्य गद्य की चर्चा की गई है। और आपका ऋग्वेद है ऋग्वेदिक कालीन, यानी कि ये आपके सारे बहुत ही पुराना ग्रंथ है। अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा की गई है उत्तराखंड में ऋग्वेद में की गई है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है ऋग्वेद। तो यहाँ मैंने आपको बताया था उत्तराखंड का नाम को 2 तरह से यहाँ पे नाम का वर्णन है। एक तो यहाँ पर कहा गया है ऋग्वेद में देवभूमि, देवभूमि कहा गया है, और दूसरा कहा गया है मनीषियों की पूर्ण भूमि। तो ये ऋग्वेद में था। तो इतना ही याद रखेंगे, जो जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम फैक्ट यहाँ पे याद रखेंगे। ऋग्वेद में क्या कहा गया है इसे, ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को किन नामों से जाना जाता है। वहाँ पे आपको उत्तर कुरु दे सकते हैं, उत्तराखंड कह सकते हैं, देवभूमि कह सकते हैं, मनुष्य की पूर्ण भूमि कह सकते हैं, या कुछ अन्य नाम भी दे सकते हैं। तो आपको ये 2 नाम याद रखने हैं कि उत्तराखंड का नाम जो ऋग्वेद में है देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, ये किस में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है। इसके बाद आता है आपका ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था उन क्लास में भी थोड़ी सी चर्चा की गई इसके बारे में। तो यहाँ पे जो सेकंड आएगा हमारा वो आएगा ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ भी जैसे वेद थे, ऐसे ही क्या है ब्राह्मण ग्रंथ के भी प्रकार है। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे वेद है, वेद के अंदर क्या आते हैं? 4 वेद आते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ग्रंथ के ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर ही बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जिसमें आपका गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहाँ पे हमारे जो मेन जो है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्य से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो हम अपने राज्य के ही, जिसमें राज्यों का वर्णन है उनके बारे में लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक हमारा हो गया एक इसमें हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, और दूसरा हो जाएगा कौशिकी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथ में 2 तरह के ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड के नाम का चर्चा है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में कितने प्रकार के? 2 ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड के नाम की चर्चा की गई है, यानी कि उत्तराखंड का वर्णन है अलग अलग रूप से। तो यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ये हो गया। और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है कौशिकी ब्राह्मण तो ये देख लीजिए यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या गया है? उत्तराखंड के नामों की चर्चा की गई, यानी कि उत्तराखंड का वर्णन किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में आपको पिछली कक्षा में ही बता चुकी थी कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे कुरुओं का निवास स्थान, यानी कि यहाँ पे कुरु जाति रहती थी, इसलिए इसे उत्तर कुरु कहा गया है। उत्तर
उत्तर का कुरु, उत्तर का कुरु, उत्तर का गुरु यानी कि उत्तर गुरु, इस तरह से इसको कहा गया है। ये ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। जबकि कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ में, कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ पे वाग देवी का जो निवास स्थान है, इसमें उत्तराखंड का नाम आया है। जहाँ पे ये कहा गया है कि उत्तराखंड का जो बद्री आश्रम था, जो बद्री आश्रम था, बद्री आश्रम, बद्री आश्रम, बद्रीनाथ के पास जो बद्री आश्रम था, वहां पर किस देवी का निवास स्थान था? यहाँ पर वाक देवी निवास स्थान। तो हम देखते हैं यहाँ हमने क्या कर दिया है, वेद के बारे में चर्चा करी है और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा की है। सबसे पहले हमने वेद की बात करी, जिसमें देवभूमि और निश्चय की पुण्यभूमि, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर आती है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में हम दो ही ब्राह्मण ग्रंथ लेंगे, जिसमें आता है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसे उत्तर का कुरु या कुरुओं का निवास स्थान, कुरुओं की भूमि, इस तरह से कहा गया है। तो उत्तर का कुरु किस में कहा गया है? उत्तर का कुरु कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। दूसरा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में ये बात कही गई है, उसमें भी कुछ ना कुछ उत्तराखंड के बारे में लिखा हुआ है और उसमें कहा गया है कि यहाँ पर क्या था, बद्री आश्रम जो था, बद्री आश्रम कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है कि बद्री आश्रम में क्या था, वाग देवी का निवास स्थान था। ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हो गई है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर जो है हमारे पुराण थे, तो सबसे अब इसके बाद आते हैं पुराण। पुराण इसके बाद आए पुराण के, यहाँ पे आगे की ओर क्या है, पुराण। पुराण में भी हमारे एक पुराण के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया था, तो मोस्टली मैंने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा पहला जो था स्कंद पुराण, स्कंद पुराण की बात की गई है। और भी बहुत सारे पुराण हैं, जिसमें क्या है, मत्स्य पुराण जो है वो सबसे छोटा पुराण है और स्कंद पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण है। तो ये बहुत सारे पुराण हैं, जिसमें वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, ये जिसमें कहते हैं ये चर्चा की गई है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की चर्चा की गई है, वो स्कंद पुराण और आपके वायु पुराण और ब्रह्म पुराण, इनमें हमारे उत्तराखंड की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हमारा जो है पुराणों में सबसे बड़ा पुराण, ये तो आपको याद ही रहेगा, स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण की यहाँ चर्चा की गई। स्कंद पुराण को आप याद कर सकते हैं, सबसे बड़ा पुराण। और मछली क्या होती है, छोटी होती है, तो आप याद कर सकते हैं मत्स्य पुराण जो होता है, छोटी मछली से आप याद कर सकते हैं मत्स्य पुराण सबसे छोटा पुराण होता है। तो यहाँ पर आपको पुराणों के बारे में, जहाँ पे हमारे उत्तराखंड के बारे में चर्चा की गई है, उसकी बात करते हैं। तो हमारे दो ही पुराण है यहाँ पर, दो, जिसमें हमारा जो है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, और यहाँ जो है वायु पुराण, और दूसरा है ब्रह्म पुराण। वायु पुराण या ब्रह्म पुराण, इनमें चर्चा की गई है और स्कंद पुराण में चर्चा की गई है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे चर्चा की गई है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को क्या कहा गया था, उत्तरखंड, उत्तर और खसदेश और ब्रह्मपुर कहा गया था। ये मैंने आपको बेसिक में भी बताया था। एक बार रिवीजन करते चले तो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए रिवीजन करते रहिए। तो फर्स्ट हमारा जो स्कंद पुराण में कहा गया है, इसे ब्रह्मपुर कहा गया है, खसदेश कहा गया है और उत्तरखंड कहा गया है। तो तीन नामों की इसमें चर्चा की गई है, जिसमें आपका स्कंद पुराण में क्या कहा गया है कि ब्रह्मपुर कहा गया है, खसदेश कहा गया है, और ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तरखंड। तो तीन नामों की चर्चा इसमें की गई है, जिसमें आपका ब्रह्मपुर, खसदेश और उत्तरखंड कहा गया है इसको। ब्रह्मपुर, खसदेश, उत्तरखंड कहा गया है। ये आपका स्कंद पुराण में था। साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया था कि जो आपका खसदेश था, ये आपका खसदेश था, ये क्या था, यहाँ पर मानसखंड प्लस केदारखंड था, केदारखंड।
तो ये मानसखंड प्लस केदारखंड क्या था, उत्तराखंड था, जहाँ पे मानसखंड जो था वो कुमाऊं वाला क्षेत्र था, और कुमाऊं को गढ़वाल को क्या कहा गया है स्कंद पुराण में, केदारखंड कहा गया है। तो ये था हमारा स्कंद पुराण। इसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि इसमें जो स्कंद पुराण है उसके हिमालय भागों के 4 हिमालय भागों की बात की गई है, यानी कि 4 हिमालय खंडों की बात की गई है। किसमें की गई है, स्कंद पुराण में, जिसमें 4 नहीं 5 हिमालय खंड है, 5 हिमालय भाग चर्चा। तो 5 हिमालय भागों की चर्चा की है। पूछ गया सपोज कि इसके उत्तराखंड के अलावा, क्योंकि उत्तराखंड की तो यहाँ की ये मानसखंड केदारखंड खसदेश के रूप में, तो आप बता देंगे कि इसके अलावा अगर पूछ सकता है कि स्कंद पुराण में किन 5 हिमालय भागों की चर्चा की गई है, तो यहाँ पे आप उत्तराखंड तो लिखेंगे ही लिखेंगे। उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड का जो होता है 1 2 3 हिमालय भाग ये हो गया आपके मानसखंड केदारखंड खसदेश। मानसखंड केदारखंड खसदेश ये आपके हो गए मानसखंड केदारखंड। और यहाँ पर आपका आ जाएगा नेपाल कश्मीर जलांधर में, नेपाल कश्मीर, इसको खसदेश को जो है इनको जोड़ के ही कहा गया। तो एक भाग हमारा ये हो गया, दूसरा भाग हमारा ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं मानसखंड केदारखंड मानसखंड केदारखंड। इसके साथ साथ अब जो अगला भाग आएगा वो कहलाएगा जलांधर। यहाँ कश्मीर और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेपाल। ये आ गया आपका नेपाल। तो मानसखंड केदारखंड जलांधर कश्मीर नेपाल आप इजीली याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड से लगा हुआ जो है पूर्वी साइड में वो जो देश है वो क्या है, नेपाल है। तो यहाँ पे जो पूर्वी साइड वाले भाग की बात की गई है वो नेपाल हो गया। कश्मीर ऊपर की साइड है तो कश्मीर की बात की गई है। जलांधर ये लगभग पंजाब की साइड का भाग है, तो यहाँ पर आपके जलांधर की बात की गई। तो पूछ सकता है कि 5 हिमालय भागों की बात की गई है वो कौन कौन से हैं, मानसखंड केदारखंड जलांधर कश्मीर और नेपाल की बात की गई है। ये था उत्तराखंड में जो स्कंद पुराण में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर हरिद्वार के क्षेत्र को मायापुरी कहा गया, हरिद्वार के क्षेत्र को क्या कहा गया है, मायापुरी कहा गया है। और यहाँ पर आपका जो है हरिद्वार, ये आपके फैक्ट हो गए। यहाँ पर मायापुरी कहा गया है, मायापुरी किसे कहा गया है, हरिद्वार को कहा गया है, हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। जबकि उत्तराखंड को ब्रह्मपुर खसदेश उत्तराखंड कहा गया है। मानसखंड केदारनाथ को वो मानसखंड किसको कहा गया है, मानसखंड कहा गया, कुमाऊं को गढ़वाल को कहा गया है, केदारखंड कहा गया है। ये आपको जाएगा कुमाऊं और ये आपका हो जाएगा गढ़वाल। ये गढ़वाल हो गया, ये आपका कुमाऊं हो गया। ये गढ़वाल वाला क्षेत्र है और ये कुमाऊं वाला क्षेत्र है। तो ये इसके बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है 5 हिमालय भागों की चर्चा है, मानसखंड केदारखंड जलांधर कश्मीर और नेपाल। मायापुरी कहा गया है हरिद्वार वाले क्षेत्र को। इसके साथ साथ यहाँ पे कुर्मांचल जो कहा गया है, इसको कुर्मांचल यानी कि कुर्मा अवतार यानी कि कुमाऊं की बात भी कही गई है। इसमें कुमाऊं की बात कही गई है, कुमाऊं की बात की गई है। कुर्मा अवतार यानी कि विष्णु जो भगवान विष्णु थे उनका जन्म जो हुआ था किसके रूप में होता, कछुए के रूप में, कछुए के रूप में, कुर्मा अवतार के रूप में कहाँ हुआ था, कांतेश्वर पर्वत में हुआ था, किसे, कछुए के रूप में। तो यहाँ पर कुर्मा अवतार की बात भी गई है। मायापुरी कहा गया हरिद्वार को, मानसखंड केदारखंड नेपाल कश्मीर और जलांधर 5 हिमालय भागों की बात कही है। और यहाँ पर खसदेश ब्रह्मपुर उत्तराखंड को कहा गया है, मानसखंड कहा गया कुमाऊं को और गढ़वाल को कहा गया केदारखंड। तो इतना ही याद करना है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की बात नहीं है। तो आप ये इजीली तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकते हैं। वायु पुराण की बात करते हैं। वायु पुराण या ब्रह्म पुराण में क्या बात करी है, तो वायु प्रमाण में और ब्रह्म प्रमाण में कहा गया है कि यहाँ पे जो जातियाँ रहती थी वो जातियाँ रहती थी किरात, यक्ष और किन्नर।
किरात, यक्ष और किन्नर। ये क्या है, वायु पुराण में बात कही गई है उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में जो थी किरात, यक्ष और किन्नर जातियों का था निवास स्थान था, यहाँ पर रहा करती थी। तो कौन कौन सी जाति थी, और एक जाति और थी जिसका नाम था गांधर्व। गांधर्व, गांधर्व ये आपने पढ़ा सुना होगा महाभारत में। तो यहाँ पर आपको किरात, यक्ष, किन्नर, गांधर्व, गांधर्व जनजाति जाति के बारे में आपने वहाँ पर सुना होगा। तो ये हमारी क्या थी, जातियाँ थी, यहाँ पर निवास करती। तो वही पुराण में क्या है, जाति से रिलेटेड बात कही गई है कि ये जाति कहती थी यहाँ पे निवास करती थी उत्तराखंड वाले भाग में। किरात, यक्ष, किन्नर और गांधर्व 4 जनजातियाँ हैं। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। वेद में हमारा ऋग्वेद आ जाएगा। ऋग्वेद में देवभूमि, मनुष्य की भूमि इसे कहा गया है, इतना हमें याद हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो होता है, एक हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा हो गया कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में से उत्तर का कुरु, उत्तर कुरु ये कहा गया है, यानी कि किसके कारण, कुरुओं का निवास स्थान, कुरुओं का निवास स्थान, कुरुओं का निवास स्थान। तो कुरुओं का निवास स्थान के कारण ऐत्रेय ब्राह्मण में तो ये कहा गया है, जबकि कौशिकी ब्राह्मण में कहा गया है कि जो वाग देवी था उनका निवास स्थान कहा था, वो था बद्री आश्रम। बद्री आश्रम, बद्री आश्रम था। फिर आते हैं पुराण के, पुराण क्योंकि हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं, वेद आए, फिर पुराण आए, फिर सॉरी ग्रंथ आए, फिर पुराण आए, फिर आएंगे महाभारत आएगी, फिर रामायण आएगी। तो ये सारी चीजें हम देख के चल रहे हैं आगे जो आते आते हमारे जो है विदेशी साहित्य, लास्ट जो हमारा रहेगा विदेशी साहित्य तथा जो निम्न जो अन्य लोगों ने इसके बारे में चर्चा की है उनकी बात होगी। तो फर्स्ट हमारा, फिर हमारा पुराण में क्या था, स्कंद पुराण आता है, और यहाँ पे वायु पुराण या मत्स्य पुराण आता है, जिसमें सॉरी ब्रह्म पुराण आता है, जिसमें हमारा स्कंद पुराण में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर, खसदेश उत्तराखंड और मानसखंड केदारखंड गढ़वाल को कहा गया, और कुमाऊं को है मानसखंड। 5 हिमालय भागों की चर्चा की है, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और नेपाल और कश्मीर, इनकी बात कही है। मायापुरी कहा गया है इसमें, मायापुरी यानी कि हरिद्वार वाला जो क्षेत्र था उसे कहा गया है, यहाँ पे मायापुरी कहा गया है। वायु पुराण और ब्रह्म पुराण की बात करते हैं तो किरात, कुछ और किन्नर और गांधर्व 4 जनजातियां यहाँ पे क्या करती थी, निवास करती थी। ये इसमें किसमें बात हुई है, वायु पुराण में लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड इस वाले क्षेत्र में, उस समय उत्तराखंड नाम तो था नहीं, लेकिन इस वाले क्षेत्र में जो है कौन कौन सी जाति निवास करती थी, किरात, यक्ष, किन्नर और गांधर्व। तो इतनी चीजें हम क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लिए। अब हमारा जो आएगा नेक्स्ट वो आएगा, एक हमारा होगा आज महाभारत और दूसरा होगा रामायण। 2 चीज हम और कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारे 5 टॉपिक बचेंगे वो हमारे क्या होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं महाभारत, महाभारत, और दूसरा हमारा हो जाएगा रामायण। ये आपका पवित्र ग्रंथ, जिसमें आपके अभी मैंने जो चर्चा कर रही हूँ ये ग्रंथों से रिलेटेड करी है यहाँ पर। फिर आगे जो करूँगी वो उसमें क्या आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आपका लिखित या विदेशी स्रोत जो भी आपके विदेशी साहित्य आते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर मैंने आपको साहित्यिक स्रोत, अभी मैं लिखित रूप में लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ साहित्य ही नहीं लिखे, तो इसका मतलब ये है कि लिखित रूप में साहित्य के रूप में ही प्राप्त हुए थे। तो महाभारत में हमारे उत्तराखंड का किस चीज़ से वर्णन में हुआ था, तो महाभारत में जो है बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। महाभारत में आपका उत्तराखंड में क्या क्या हुआ है, कि कौन कौन सी जाति निवास करती थी, किस क्षेत्र की बात कही गई है, इसके बारे में चर्चा की गई। ऐसे ही रामायण में जैसे आपके रामायण के जो मुख्य पात्र हैं, जैसे राम और आपके राम जी, और ये जैसे लक्ष्मण जी की, और क्या आते हैं सीता जी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र में भी यहाँ पर इनके बारे में बात की गई है कि सीता जी जो थी वो कहाँ पर धरती में समाई थी, और कहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, वो उत्तराखंड में ही था। तो वो भाग की बात की गई है, किसमें की गई है, वो की गई है रामायण में, और यहाँ पे महाभारत के वन पर्व में बात की गई। तो उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में आता है, एक आता है महाभारत का वन पर्व। इसमें क्या होता है कि महाभारत में बहुत सारे पर्वों में बांटा गया है, जिसमें आपका आता है वन पर्व, और आपके आगे भी बहुत सारे पर्व है जिसके बारे में उत्तराखंड में चर्चा की गई है। जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट वन पर्व की। तो फर्स्ट वन पर्व एक बार इसे देख लीजिए।
तो इसमें कहा गया है कि हमारा जो हरिद्वार था, नीचे की ओर हमारा हरिद्वार था, ये हमारा हरिद्वार था, और केदारनाथ कहाँ था, यहाँ रुद्रप्रयाग में वो केदारनाथ था। तो ये केदारनाथ और यहाँ पर हरिद्वार, तो जो ये इतना क्षेत्र था, ये जो इतना क्षेत्र था, यानी कि ये रुद्रप्रयाग से यहाँ आपके हरिद्वार तक, तो ये जो इतना क्षेत्र था ये किसका था, यहाँ पर जो निवास करती थी वो कौन सी जाति थी, मतलब यहाँ पे क्या रहते थे, पुलिंद शासक रहा करते थे, बहुत सारे थे ना, कुलिंद पुलिंद, जैसे कहा गया है वहाँ पर कुड़िंद कहा गया है, कुड़िंदों की बात कही गई है। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड में जो राजनीतिक शक्ति आती है वो कौन होती है, कुड़िंद होते हैं, और कुड़िंदों को ही पुलिंद कहा गया है पहले। कुड़िंदों को क्या गया है, पुलिंद कहा गया है। अब कुड़िंद क्या है, उत्तराखंड पे शासन करने वाली शक्ति है। तो इसके बारे में चर्चा किसमें की गई है, महाभारत में की गई है। तो महाभारत के वन पर्व, ये याद रखना कि आपको यहाँ पे 2-3 पर्व की नाम यहाँ पे याद होने चाहिए, जिसमें आपका महाभारत का वन पर्व, महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि पुलिंद, पुलिंद निवास, पुलिंद निवास की बात कही गई है कि पुलिंदों का जो निवास, यानी कि पुलिंद जाति जो निवास करती थी, पुलिंद जाति निवास करती थी, वो कहाँ से कहाँ तक करती थी, हरिद्वार, से हरिद्वार से हरिद्वार से केदारनाथ तक, केदारनाथ कहाँ तक, हरिद्वार से केदारनाथ कौन देते थे, पुलिंद लोग रहा करते थे। पुलिंद बाद में कुलिंद कहलाए, कुड़िंद कहलाए। और इनके जो राजा थे वो क्या थे, सुबाहु थे, सुबाहु। ये आप जब उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में और चर्चा की जाएगी, क्योंकि क्या है, कुड़िंदों से रिलेटेड है। तो कुड़िंदों से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो राजा सुबाहु थे, वो उनकी जो शासन था, वो जो पुलिंद जाति के थे, उनका शासन कहाँ से कहाँ तक था, हरिद्वार से यहाँ तक आपका केदारनाथ तक था। और इनकी जो राजधानी थी, वो राजधानी कहाँ थी, वो राजधानी थी श्रीनगर, श्रीनगर। तो ये बात करिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जो आपका पहले तो पौड़ी गढ़वाल बना नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, श्रीनगर वाला क्षेत्र आता होगा। तो यहाँ पे आपकी श्रीनगर जो थी, श्रीनगर वो क्या थी, इनकी राजधानी थी। तो ये इतनी देख सकते हैं कि वन पर्व में किसी के बारे में चर्चा की गई है, पुलिंदों के बारे में चर्चा की गई है कि हरिद्वार से केदारनाथ तक पुलिंद लोगों की यहाँ पर क्या आते थे, शासन करते थे। जिनके राजा जो थे वो कौन थे, राजा थे हमारे यहाँ पर, राजा थे सुबाहु, राजा सुबाहु थे, राजधानी थी श्रीनगर, ये राजधानी श्रीनगर हुई, ये लोग निवास करते थे। इसके साथ साथ वन पर्व में ही कहा गया है, ये था आपका पहला पॉइंट वन पर्व में। और इसी वन पर्व में ही दूसरा कहा गया है कि लोमस ऋषि के साथ क्या आए थे, पांडव उत्तराखंड आए थे, यानी कि इस क्षेत्र में आए थे। तो लोमस ऋषि के साथ, लोमस ऋषि साथ पांडव आगमन। तो पांडवों का जो आगमन हुआ था वो किसके साथ हुआ था, वो हुआ था लोमस ऋषि के साथ हुआ था। और किस क्षेत्र में हुआ था, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर इनका आगमन हुआ था। ये जो महाभारत में आपका, ये महाभारत पढ़ रहे हैं तो महाभारत में क्या थे, दो तरह के महाभारत जो हुई थी, दो लोगों के बीच में हुई थी, एक हुए पांडव, दूसरे हुए कौरव। तो इनमें से जो पांडव थे, जिनके जो 5 भाई थे, उनमें की बात चल रही है। तो पांडव जो थे वो किसके साथ आए थे, लोमस ऋषि के साथ आए थे। तो इनका आगमन कब हुआ था, लोमस ऋषि के साथ इस क्षेत्र में आगमन हुआ था। पुलिंद का निवास तो हमने वन पर्व में ये पढ़ दिया। अब आता है आदि पर्व, ये आपका आ गया आदि पर्व। तो यहाँ पर आपका ये भी महाभारत से रिलेटेड थे, पांडव, कौरव, अर्जुन, आपके ये जो भी आपका अभिमन्यु, ये सारे जो थे ये सब किसके रिलेटेड है, कर्ण, ये है महाभारत से। तो हम पढ़ रहे हैं महाभारत की बात। तो महाभारत में जो थे पांडवों की बात हमने यहाँ पर कर दी। इसके साथ साथ आदि पर्व जो आता है, यहाँ था आपका वन पर्व और दूसरा है आदि पर्व। आदि पर्व में कहा गया है अर्जुन एक साइड थे आपके ये पांडव और दूसरी साइड थे आपके कौरव लोग। तो ये जो पांडव और कौरव में, जो पांडव थे, पांडव में एक अर्जुन होते हैं, जो अर्जुन होते हैं उनका विवाह अर्जुन विवाह उल्लूनी
तो महाभारत में जो है इसी क्षेत्र में हुआ था। ये कहा गया है कि अर्जुन का विवाह उल्लूनी के साथ जो हुआ था इसी क्षेत्र में हुआ था, यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ही हुआ था। वो क्षेत्र कहाँ हुआ था? गंगा द्वार में। गंगा द्वार में हुआ था। अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जो है उत्तरकाशी से निकलती है। उत्तरकाशी से होते हुए वो कहाँ से, उत्तर सॉरी ये जो गंगोत्री से निकलती है, ये भागीरथी के नाम से निकलती है। अलकनंदा जो निकलती है वो आपके चमोली से निकलती है। ये दोनों आपके यहाँ पर मिल जाते हैं और फिर गंगा के नाम से आगे की ओर बढ़ती है। तो ऑलमोस्ट बहुत, ये जो गंगा नदी जहाँ से जहाँ तक बहती है उनके पास में, यानी कि गंगा द्वार उत्तरकाशी के समथिंग, उत्तरकाशी के पास में ही गंगा द्वार में क्या था, यहाँ पर उत्तराखंड में ही अर्जुन और उल्लूनी का विवाह हुआ था। अर्जुन और उल्लूनी का विवाह हुआ था। जो अर्जुन थे इसमें आपके यहाँ पांडव में आ जाते हैं, जिसमें आपके भीम आ जाते हैं, अर्जुन आ जाते हैं, 5 लोग होते हैं और एक कर्ण भी होते हैं। और इनमें से जो अर्जुन थे उनका विवाह होता उल्लूनी के साथ गंगा द्वार में। और यहाँ पर जो था तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 2-3 पॉइंट। यहाँ पर आपका था कि यहाँ पर आपका पुलिंद का निवास स्थान जो था वो केदारनाथ से हरिद्वार के बीच में था और इनकी राजधानी श्रीनगर थी, राजा थे सुहाव। हो गया। लोमस इसी के साथ पांडव इसी क्षेत्र में आए थे। किसके साथ आए थे? पूछ सकता है कि पांडव उत्तराखंड वाले क्षेत्र में किसके साथ आए थे, तो ये लोमस इसी के साथ आए थे। और यहाँ पर आदि पर्व में जो कहा गया है, आदि पर्व में इसमें कहा गया है कि अर्जुन का विवाह जो उल्लूनी के साथ हुआ था वो कहाँ हुआ था? गंगा द्वार में हुआ था, उत्तराखंड क्षेत्र में ही हुआ था। अब बात करते हैं रामायण की। तो ये था आपका महाभारत की बात। तो एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट जल्दी में देखते हैं यहाँ पर आपका ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद की बात हुई थी। ऋग्वेद को यहाँ देवभूमि मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। हो गया कवर। ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, महाभारत, रामायण, ये हो गया आपका। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो 2 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ याद करने हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिक की। हालांकि बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ और भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपको याद करना है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय में उत्तर का गुरु कुरुओं के निवास स्थान से कहा गया है। कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि वाग देवी का निवास स्थान कहाँ था? बद्री आश्रम था। फिर आते हैं पुराण की, और पुराण में स्कंद पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण की बात आती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मपुर खसदेश उत्तराखंड कहा गया है, उत्तराखंड क्षेत्र को। और यहाँ पे मानसखंड और केदारखंड किसे कहा गया है? जो ये मानसखंड कुमाऊं को और केदारखंड गढ़वाल को। और इसके अलावा 5 हिमालय क्षेत्रों की बात की गई है, जिसमें मानसखंड, केदारखंड आपके आए जाते हैं। नेपाल, कश्मीर और जालंधर, ये 3 और आते हैं। मायापुरी वाले क्षेत्र कहा गया है, मायापुरी जो है वो हरिद्वार के क्षेत्र को कहा गया है। कुर्मांचल की बात किसमें हुई है? स्कंद पुराण में हुई है। तो आप देख सकते हैं कुर्मांचल की बात स्कंद पुराण में हुई है, खसदेश की बात इसमें हुई है, मानसखंड केदारखंड की बात इसमें किसमें? स्कंद पुराण में हुई है। और 5 हिमालय क्षेत्रों की भाग स्कंद पुराण में हुई है। वायु पुराण और ब्रह्म पुराण की बात करें तो यहाँ 4 जनजाति की बात हुई है, जहाँ पे यहाँ किरात, यक्ष, किन्नर, गंधर्व लोग क्या करते थे? उत्तराखंड में इसी क्षेत्र में निवास करते थे। ब्राह्मण महाभारत की बात करें तो महाभारत में 2 पर्व हैं, जिसमें आता है महाभारत का वन पर्व और दूसरा आता है महाभारत का आदि पर्व। वन पर्व में कहा गया है कि पुलिंद का निवास स्थान क्या था? केदारनाथ से हरिद्वार तक था, ये वाला क्षेत्र था। और इसी के जो राजा थे वो थे सुबाहु, राजधानी थी श्रीनगर। और इसी के साथ कहा गया है कि लोमस ऋषि जो आए थे इन्हीं क्षेत्रों में आए थे। और किसी लोमस ऋषि के साथ कौन आए थे? पांडव आए थे। इसकी बात कही है। आदि पर्व में कहा गया है कि अर्जुन का विवाह जो हुआ था उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ही उल्लूनी के साथ गंगा द्वार के पास में हुआ था। तो ये था हमारा महाभारत से रिलेटेड। अब बात करते हैं रामायण। तो रामायण में हमारे क्या होते हैं? मोस्टली यहाँ पे राम जी आते हैं और आपके ये सीता जी आती हैं, लक्ष्मण जी आते हैं। ये सारे लोग ये सारे जितने भी आपके हैं ये यहाँ पर रामायण के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या क्या हुआ रामायण में। तो रामायण में कहा गया कि जो रामायण में सबसे पहले बात कही गई कि यहाँ पे क्या है? विसोन पर्वत है, विसोन पर्वत। तो यहाँ पर विसोन पर्वत देख, यहाँ पर जो बात की गई है ये आपको याद रखना है, हरिद्वार केदारनाथ वाली क्षेत्र की बात। तो केदारनाथ हरिद्वार की क्षेत्र की बात याद करनी है। उसके साथ साथ आपको यहाँ की राजधानी की यहाँ पे क्षेत्र में पुलिंदों का निर्माण ये था। और अब यहाँ पे बात करनी है विसोन पर्वत। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आता है विसोन पर्वत आता है। तो विसोन पर्वत में क्या थे? 3 चीजें थी यहाँ पर आपके विसोन पर्वत में। क्या थी उत्तराखंड में? 3। एक थी विशिष्ट गुफा, ये आप देख सकते हैं विशिष्ट गुफा। दूसरा है विशिष्ट कुंड, ये विशिष्ट कुंड। और तीसरा आपका विशिष्ट आश्रम,
आश्रम, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, विशिष्ट आश्रम। यहाँ पे जो थे, यहाँ पर विशिष्ट आश्रम में जो थे यहाँ पर आके ऋषि रहे थे, विशिष्ट मुनि। आप विशिष्ट से याद रख सकते हैं, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, विशिष्ट आश्रम। अब आश्रम क्या होता है, रहने की जगह होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो था विशिष्ट मुनि, विशिष्ट मुनि पत्नी अरुंधति, इन्होंने क्या करा था, निवास यानी कि यहाँ पर रहे हैं ये लोग। ये तो विशिष्ट आश्रम जो ये रामायण में इसके बारे में जो चर्चा की गई है, तो किसी जगह पर मतलब ये है कि ये कहा गया हो कि विसोन पर्वत में विशिष्ट मुनि जो होते थे अरुंधति के साथ विशिष्ट आश्रम में रहा करते थे। इस तरह की चर्चा की गई है। कहाँ की गई है, विसोन पर्वत के रामायण में, रामायण वाले भाग में, यानी कि रामायण में कहा गया है कि विशिष्ट मुनि अरुंधति अपनी पत्नी के साथ विशिष्ट आश्रम में कहा जाती थी। और वो कहाँ पर है, वो हमारे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में है। तो इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके साथ साथ लक्ष्मण जी जो थे, लक्ष्मण तो जो लक्ष्मण जी थे वो कहाँ पर, उन्होंने क्या करी थी, विसोन पर्वत पर, यानी कि विसोन पर्वत पर, ये जो आपका विसोन पर्वत था, सॉरी, यहाँ पर तपोवन पे की थी इन्होंने, लक्ष्मण जी तपस्या कहाँ करी थी, ये की थी तपोवन पर। अब तपोवन कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में है, टिहरी गढ़वाल वाले क्षेत्र में है। ये टिहरी गढ़वाल बना तो नहीं था, लेकिन वो क्षेत्र तो होगा ही। अब जैसे यहाँ पे धरती है, वो धरती पहले भी तो होगी। तो इसी तरह से क्या है, जैसे तपोवन जो था टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में था, तो यहाँ पे क्या है, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। इसके साथ साथ जो आती सौंतनियों जो पट्टी है, वहाँ पे क्या हुई थी, सीता जी समा गई थी। तो ये तो बताइए कि सीता जी धरती में समा गई थी, ये कहाँ समाई थी, ये समाई थी पृथ्वी में समाई। पृथ्वी में समा गई थी। वो कहाँ पे समाई थी, सौंतनियों सितौनियों पट्टी में जो थे, ये सीता जी धरती में समा गई थी। बाणासुर का किला कहाँ पर है, वो आपका इसी वाले क्षेत्र में है। ये मैं सारा चीज़ें जो है अपनी आपको जो PDF अपलोड करूँगी उसमें आपको सब कुछ मेंशन करके वहाँ पर आपको दे दूँगी। अभी जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें आपको अभी PDF में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे अभी काफ़ी दिनों से मैंने 2 दिन से क्लास भी नहीं करी थी, और साथ ही साथ अभी PDF भी अपलोड नहीं किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का वहाँ पे अभी PDF अपलोड किया जाना है। उसके बाद आपका आदि ऐतिहासिक काल का जो है संपूर्ण PDF एक साथ में अपलोड कर दूंगी। इसी तरह से प्रागैतिहासिक काल का भी एक ही पूरा PDF आपको वहाँ पे दे जाएगा, स्टार्टिंग से प्रागैतिहासिक काल लास्ट तक वहाँ पर एक ही PDF में अपलोड कर दिया जाएगा। और आदि ऐतिहासिक काल का भी इसी तरह से। उसके बाद जो आएगा ऐतिहासिक काल जो होगा, वो तो बहुत ही बड़ा है, एक PDF में करना कन्फर्म, वो इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ है और आसानी से याद भी नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐतिहासिक काल का जो PDF है, थोड़ा थोड़ा करके ऐतिहासिक काल का PDF अपलोड कर दिया जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप धैर्य रखिए और निरंतरता बनाए रखिए, इसी तरह जुड़े रहिए। तथा क्या होगा कि आपको यहाँ पर लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छी पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि आप किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। बाकी अगर क्लास पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे उत्तराखंड कोर्स चैनल के साथ, और तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।